तो जनरेशन गैप मिटाने के लिए शुरुआत में मैं जरूरी समझ रहा हूँ कि मैं अभी बैठ के बातचीत करूँ, क्योंकि अगर मैं खड़ा हो जाऊं और आप बैठे रहेंगे वो भी दो जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप और उनके तमाम मित्रों का, आप सबका, कि मुझे ये मौका दिया कि आपसे बातचीत कर पाऊं। लेक्चर बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, लेक्चर देना। भाषणबाजी इस देश ने बहुत झेल ली। भाषण में क्या होता है कि एक आदमी बोले चले जा रहा है, दूसरे सुने ना सुने उसमें पार्टिसिपेट करें। आप तो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, इसलिए समझते हैं कि फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो पहली पीढ़ी हमारी भाषण देती रही है आज तक, वहां फीडबैक मिस हो रहा था। आज की जनरेशन से जब आप बातचीत करते हैं तो वो इंटरेक्शन है, तो जो बोलने वाला है वो भी बहुत कुछ सीखता है। आप लोगों से जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब बहुत सारी बातें होंगी। पीढ़ी अंतराल के लिए मुझे चुना गया, जनरेशन गैप के लिए। उसकी कहानी है कि पीछे मनदीप आए थे, यहाँ भाषण दे रहे थे मीडिया और लोकतंत्र पे। तो 2 मिनट मैं बोला था, तो मेरे बोलने के बाद थोड़ा सा यहाँ हंसी ठट्ठा मजाक सी कुछ हुई, और वो इस बात का सबूत थी कि वो चीजें उनके दिल को छू गई। बच्चों के, आप में से बहुत लोग थे यहाँ। तो ये पता चला कि एक पीढ़ी जब अपनी यंगर जनरेशन को एड्रेस करती है तो हमें उनको समझना होगा। उनकी केवल इसलिए आलोचना करते रहिए कि आप नौजवान हैं, आपके संस्कार अब मेरी तरह जैसे नहीं है, हमारे समाज की तरह नहीं है, तो उनको खारिज करने से काम नहीं चलता। जरूरत ही इस बात की है कि जो आज के बच्चे हैं उनको हम समझें। और इतनी जल्दी चीजें बदल रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि आज के बच्चे 5 साल बाद जो आपसे छोटे हैं वो भी आपके लिए बच्चे हैं, और शायद वो भी कह रहा हो, है ना। तो जो अमेरिकी तकनीकी शब्दावली है इस जनरेशंस को डिफाइन करने की, उसके हिसाब से मैं बेबी बूमर हूं, क्योंकि मैं 1958 में पैदा हुआ हूं। और जिस जनरेशन से मैं बात कर रहा हूं वो जनरेशन बाई है, मिलेनियल्स की जनरेशन है, जो गणित का हिसाब है मोटा मोटा सा। अब इसमें अंतर अगर दुनिया के स्तर पे देखो तो उस परिदृश्य में और भारत में बड़ा फर्क है। इंडिया तो अपने आप में एक दुनिया है। जैसे हम इतिहास के कालखंडों को बांटते हैं ना कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उस खांचे में भी, उस ढांचे में हम ठीक से भारत को रख नहीं पाते प्रॉपरली, क्योंकि वो सब पश्चिमी ज्ञान की देन है। कि 1500 के आसपास स्पेन और पुर्तगाल से 2 नाविक निकले, कोलंबस और वास्को डी गामा, और वो समुद्रों को लांघते हुए ऐसी जमीनों पर पहुंच गए जहां उन्होंने देशों को खोजा। उन्हें भी बहुत बाद में पता चला कि जो देश उन्होंने खोजे थे वो बहुत पहले से आबाद थे और पूरी वहां जनरेशंस रहती थी। तो उसी हिसाब से पूरे विश्व इतिहास का बंटवारा हो रहा है, और ऐसे ही उन्होंने जनरेशन तय कर ली, जिसकी मैंने आपसे बात की कि एक ग्रेटेस्ट जनरेशन है उनके यहाँ, एक साइलेंट जनरेशन है, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके सेकेंड वर्ल्ड वार जब एंड हो रही है 1914 से 19 तक पहली वर्ल्ड वार है, फिर 1939 से 1945 तक दूसरी वर्ल्ड वार है, और इसके बीच में ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका का आर्थिक महामंदी का दौर चला रहा है। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से समझते होंगे। तो वहां की सारी कल्चर और जनरेशंस को डिफाइन किया है इन चीजों ने, खासतौर से यूरोप से। लेकिन उस समय भी भारत अछूता नहीं था, क्योंकि हम कॉलोनियल रूल के अंदर रहते थे भारत में। तो जनरेशन का जो विभाजन पश्चिम में है वो हमारे से मेल नहीं खाता, और मेल इसलिए नहीं खाता कि हमारे आप समाज की संरचना देखिए कि आज भी यहां ऐसी सोच के लोग बहुतायत में हैं जिनकी सोच आदिम युगीन है। हजारों साल पुरानी बात करेंगे, आपको सती प्रथा के समर्थक मिल जाएंगे, घूंघट ओढ़ने के समर्थक मिल जाएंगे, और इस तरह की चीजें जो आज की डेट में बिल्कुल इरेलीवेंट सी लगती हैं कि किस जमाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी हमारे समाज में बड़े आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रगतिशील विचारधारा के लोग भी हैं, और इसका उम्र से कोई ताल्लुक है नहीं। हो सकता है कि आपकी करवट में जो आपका समकालीन बैठा कंटेम्परेरी, उसकी और आप में सोच में पीढ़ी अंतराल हो, वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह से बिहेव करता हो पूरी तरीके से, सुबह उठ के माता पिता के चरण छूना और ये तमाम चीजें करना।
और आप शायद इन फॉर्मेलिटीज को आज की डेट में जो माता पिता के रिलेशन बच्चों के हैं उसमें इसके लिए कोई जगह रह नहीं गई है। और जो समझदार माता पिता वो बच्चों को कह भी देते हैं कि रोज रोज पैर छूने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि उम्र का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आपके सहपाठी, आपके साथ रहने वाले, आपके भाई परिवार में एक अलग विचारधारा के साथ में रह रहे हैं आराम से, ये चीजें पश्चिम में नहीं है। वहां की जो पहली जनरेशन है वो दूसरी जनरेशन की खिल्ली नहीं उड़ाती, उनका मजाक नहीं उड़ाती कि तुम किस तरीके से रह रहे हो, बल्कि उस कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। 4-5 साल पहले मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, मैं 2 महीने रहा वहां। तो वहां के मैं सीनियर लोगों को देखता था जो 70-80 साल के हों। तो एक तो उनका पहनावा जाहिर सी बात है, वो यहाँ नहीं रहते तो धोती कुर्ता तो नहीं पहनेंगे, तो वही अपने उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरीके से। वहां कोई किसी का उपहास इसलिए नहीं उड़ाता कि देखो बूढ़ा आदमी और फिर भी यार इस तरह के कपड़े पहन के ऐश कर रहा है, मछली पकड़ रहा है या कुछ और तरह का एंजॉयमेंट कर रहा है। और ना ही पहली वाली जनरेशन इसलिए खारिज कर देती, आपकी आलोचना कर देती कि आप कुछ एक नई तरह की जिंदगी जी रहे हैं। तो पूरे पश्चिम का वातावरण हमसे अलग है, लेकिन अब समस्या ये है कि हम पश्चिम को बुरी तरह से अडॉप्ट भी कर रहे हैं। अब उसको पश्चिम का अडॉप्शन कह लो या वो मजबूरी है कि आप ग्लोबल वर्ल्ड में आपके पास कोई चारा नहीं है, उन चीजों को अडॉप्ट करना ही होगा। क्योंकि जिस जमाने में, अगर मैं अपनी बात करूं, उस समय भी हमारे अंदर ये कोई जो आपका कम्युनिकेशन मार्शल मैक्लुहान वाली जो कंसेप्ट है ग्लोबल विलेज, वो तो मैंने यहाँ जब मैं आपका स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में शायद 96 में, तब मैंने आके सुना था ग्लोबल विलेज भी कोई चीज होती है। और तब से लेके ग्लोबल विलेज वास्तव में हो गया। तब तो शायद एक हाइपोथेसिस के रूप में रहा होगा, लेकिन अब तो एग्जिस्ट करता है ग्लोबल विलेज। कि आप भारत में रहते हुए या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में दुनिया के रहते हुए पूरी दुनिया से अपने आप को कनेक्ट किए रहते हैं, और वो जरूरी है, आपके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। और वो लोग जो आप में कभी रुचि नहीं लेते थे, वेस्ट के लोग, या आपको इंफीरियर समझते थे, आज आप इतनी बड़ी सुपर पावर बनने की दिशा में हैं, इतनी बड़ी आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है कि उनकी रुचि भी आप लोगों में पैदा हो गई है। तो एक जो ग्लोबल विलेज या पूरी दुनिया एक तरीके से वैश्विक, आप कोई मतभेद रहे नहीं है। तो उसके लिहाज से जब हम आकलन करते हैं कि भारत में जनरेशन गैप क्यों है, छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, अपनी कहानी। मेरा सौभाग्य यह कि मैं गांव में पैदा हुआ, प्राइमरी स्कूल तक गांव में पढ़ा। उसके बाद मैं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, रामपुर शहर पड़ता है यूपी में, वहां रहा मैं 2 साल, और फिर एक छोटे से कस्बे में आ गया, मेरे गांव के साथ था। उसके बाद मैं रोहतक आया 1977 में, और फिर मैं अच्छी 38-39 साल की उम्र में मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एज ए रेगुलर स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन का। फिर मैंने मास्टर्स की मास कम्युनिकेशन में गुरु जंबेश्वर से, और अच्छी खासी मेरी प्रैक्टिस चलती थी। आई वॉज ए क्लिनिकल फिजिशियन। उसको छोड़ के मैं जर्नलिज्म में आ गया। अब मेरी हरकतें आपको ऐसी लगेंगी कि वो मेरी पीढ़ी से कोई साम्यता नहीं रखती। उस समय मेरे साथ के लोग ये कहते हैं कि आप क्या बेवकूफ़ी की हरकत कर रहे हो, आप मरीज देखते देखते आपको ख्याल आया कि मैंने जर्नलिस्ट बनना, और इतना ही नहीं, क्लिनिक छोड़ के आप वहाँ यूनिवर्सिटी जाने लगे पढ़ने के लिए। और यूनिवर्सिटी में भी मैंने उस 1 साल को इतने अच्छे तरीके से जिया कि यहाँ के नौजवान नहीं जी रहे थे, क्योंकि मेरे लिए यूनिवर्सिटी एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने अब इंजॉय करना मैंने। और आई वॉज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट। सुमेधा धानी हमें पढ़ाती थी उस समय, सरोजिनी नांदल वगैरह, और मैं उनका सबसे रेगुलर स्टूडेंट था। वो मुझसे परेशान थे कि हम कई बार छुट्टी करने की सोचते हैं, आप आगे टपक जाते हो। तो मैंने तो सारी जिंदगी जनरेशन गैप देखा है। अब मैं अपनी आपको कहानी बताता हूँ कि मेरे एक ताऊ जी थे, उन्होंने 1930s में महाराजा कॉलेज जयपुर से ग्रेजुएशन की, और ये बहुत अनकॉमन चीज थी उस माहौल में, खासतौर से गांव के बैकग्राउंड में। मेरे पिताजी बताते हैं कि जब वो गांव आते थे जयपुर से, तो पास वाले कस्बे में बैठ के वो किसी जगह तलाश के अपने कपड़े बदलते थे, कमीज और पैंट पहन के घर नहीं आते थे, ताकि उनके पिताजी उनको उस वेशभूषा में ना देख लें कि वो पैंट कमीज पहन के आ रहे हैं। तो वो अपने जो देसी लिबास है कुर्ते उर्ते का वो पहन के आते थे। जनरेशन गैप देखिए, मैं 1930s 40s की बात बता रहा हूँ, उस समय कितना था कि एक बेटा अपनी ड्रेस इसलिए बदल के आ रहा है कि उसका पिता कहीं इस बात का बुरा ना मान जाए कि मेरा बेटा बाबूजी हो गया, या एक ऐसी जिंदगी की ओर जा रहा है जो उनकी जिंदगी से ताल्लुक नहीं रखती। और वो आते ही घर पे सबसे पहले क्या करते थे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पावड़ी, जिससे गोबर ओबर उठाते हैं,
तो वो मनुष्य से ज्यादा उनकी रुचि अपनी भैंस में, गाय में, बैलों में होती थी, ताकि उनके पिता इस चीज को देख के बहुत खुश हों कि अभी बेटा अपनी जड़ों से कटा नहीं है। मैं जब ये चीजें सुनता था, मैं कहता था इसमें मेरे दादाजी को क्या प्रॉब्लम थी कि अगर मेरे ताऊजी आ रहे हैं उस ड्रेस में, आ रहे हैं घर पे, और कोई जरूरी थोड़ी है कि पहला इंट्रोडक्शन उनका भैंसों से होगा, बैलों से होगा, घर में और लोगों से भी हो सकता है। लेकिन वो एक्चुअल में जनरेशन गैप था। फिर मैंने अपने फादर को देखा, वो बताते थे अपने फादर की बातें कि मेरे फादर, मेरे वालिद, उर्दू ज्यादा बोलते हैं, मेरे वालिद ऐसे थे, मेरे वालिद ऐसे थे। तो उसके माध्यम से मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे दादा कैसे थे। और पिताजी को तो मैं देख ही रहा था। मेरे ज्वाइंट फैमिली थी हमारी, आजकल तो सब न्यूक्लियर फैमिली है, तो ज्वाइंट फैमिली में मेरी ताई जी भी थी, उनके बेटे थे, अच्छा बड़ा परिवार था। तो उन रिश्तों को समझना, देखना, सोचना आजकल तो खैर कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। तो वहां मैं देखता था जो मेरे बड़े भाइयों की जनरेशन है वो 1960s की थी और वो कॉलेजेस में पढ़ रहे थे। उनका लाइफ स्टाइल और उनका गैप देखने लायक था। मेरठ यूनिवर्सिटी मेरे भाई पढ़ते थे, तो उस जमाने में वो, चूंकि शहरी प्रभाव था, तो गांव में पहली बार वो कॉफी पीते थे। तो गांव का आदमी तो कॉफी पीता नहीं, 67, 68 में कौन कॉफी पिएगा। लेकिन चूंकि उन पे मेरठ जैसे बड़े शहर का प्रभाव था, तो वो कॉफी हमने भी घोट घोट के उनको दी है। तब मेरे फादर ये कहते थे, देखो यार क्या जमाना आ गया, हम दूध घी खाने वाले आदमी, ये अच्छा पढ़ा है इसको, मतलब पढ़ाई लिखाई पे भी लानत देने लगे। एमएससी केमिस्ट्री में कर रहे थे उन दिनों, और ये कॉफी पीता है, पियर्स के साबुन से नहाता है, कपड़े इसके वहां ड्राई क्लीनर के यूज होते हैं। उनको उनसे तकलीफ थी। अब हम थोड़ा सा बड़े होने शुरू हुए, हमसे तो बहुत सारी तकलीफें हो गई, क्योंकि मेरी जिंदगी का मैंने क्या बनना ये सब कुछ मेरे पिताजी ने तय किया था। उनको एक सनक थी कि मैंने बेटे को डॉक्टर बनाना है, और बेटे को असलियत ही पता थी कि मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है, इस नाते से फिजिक्स में बहुत कमजोर होगा, जाहिर सी बात है, सर न्यूमेरिकल्स वगैरह करने होते थे। अब गणित में दिमाग चलता नहीं था, मैथमेटिक्स में हिसाब ये लगाते थे अरिथमेटिक इतने का और ज्योमेट्री इतने ही, कुल मिला के 35 नंबर आ जाएंगे, दैट्स ऑल। ये समीकरण भी फेल होगी 1973 में, फिर 10वीं में आया, और परिणाम हुआ कि हम 10वीं क्लास में फेल हो गए। फिर भी पिताजी ने अपनी सनक को नहीं छोड़ा, बनाना डॉक्टर है। 76 में, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, जनरेशन गैप सारा इसी में आ जाएगा, जो मैंने खुद भोगार सत्य है। क्षेत्र में मैंने पता नहीं कैसे 48% से +2 कर लिया। अब उन्हें लगा ये तो 12वीं कर गया। 12वीं के बाद पीएमटी में एडमिशन दिला दी मेरे कोचिंग में, मेरठ बड़ा शहर, 30-35 सिनेमा हॉल तो उस समय थे। एक नटराज होटल करके था, उसमें हम 18-20 लड़के बिजनौर की थे सब। तो हमने एक मीटिंग बुलाई 2-3 दिन बाद में, और मैंने उनसे पूछा भाई आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि आप पीएमटी क्लियर कर लोगे। तो उन्होंने कहा 5-6 लोग थे जिन्होंने कहा भाई कर लेंगे। मैंने कहा आप लोग मेहनत करो अपनी। हमने तो ये निष्कर्ष निकाल लिया कि हमसे तो पीएमटी क्लियर होगी नहीं। और अब चूंकि हम 3 महीने मेरठ में हैं, तो इस बड़े शहर में जितने भी आनंद की चीजें हो सकती हैं हम सबका पूरा फायदा उठाएंगे, है ना, पूरी तरह एंजॉय करेंगे। क्योंकि वहां जो पहले दिन इंट्रोडक्शन हुआ, मेरा 4th अटेम्प्ट, मेरा 3rd अटेम्प्ट, और सेकंड वाले बहुत कम थे। तो हमें अपनी एहसास हो गया था अपने औकात का कि कुछ होना जाना नहीं है। और हमने वहां सिनेमा हॉल कोई नहीं छोड़ा जिस पर हमने फिल्में ना देखी हों। उस दौर के खूब एंजॉय करा लाइफ को। अब हमारे फादर को लगा कि जब रिजल्ट आया तो नंबर शायद 30-35 थे टोटली। खुशी की बात यह थी कि जो 4-5 लोग बड़ी गंभीरता से तैयारी कर रहे थे, उनमें से किसी का नहीं हुआ। और 2-3 से तो हमारे नंबर भी ज्यादा थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा संतोष मिला कि हम तो डूबे सनम, पर हमें खुशी इस बात की कि तुम डूब गए साथ में हमारे। तो एक दिन कस्बे में मेरे एक मित्र थे जो +2 में मेरे साथ पढ़ते थे, वो मेरे पिताजी को मिल गए। तो बोले बेटा तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं तो जी रोहतक से BMS कर रहा हूं। बस मेरे पिताजी के दिमाग में बैठ गई बात कि लड़के को BMS कराना है। उसने कहा जी 4-1 हजार रुपए डोनेशन जाते हैं। बोले कोई नहीं, दे देंगे। मेरे साहब का बोले भाई BMS करना है, मुझे पता नहीं BMS क्या होता है, पर मैंने सोचा जैसे MBBS क्या ऐसे BMS कर लेंगे। धोखा ही तो देना इनको, और क्या है। पर वो इस बार दृढ़ प्रतिज्ञ थे बिल्कुल कि ना, हर हालत में कराऊंगा।
और उन्होंने दो ऑप्शन मेरे से रखे। बड़ी महत्वपूर्ण रात्रि थी मेरे जीवन की जब उन्होंने कहा कि दो विकल्प है, या तो आप सुबह खेत पे चलोगे या रोहतक चलोगे। अब निकम्मापन इतना है, कुछ ना करने की आदत इतनी थी, मैंने खेत पे जाकर क्या करेंगे, 6 साल का कोर्स है, चलो रोहतक ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 7,000 रुपए में मेरा एडमिशन डोनेशन दे के 77 में करा दिया। अब मुझे वो दोस्त मिला, मैंने उससे पूछा कि तूने ये खुराफात क्यों की, अब 6 साल हम क्या करेंगे? बोले ऐश। मैंने ऐश कैसे? बोले पढ़ना लिखना क्या, कुछ नहीं है, 15-20 दिन की पढ़ाई करनी है और उसके बाद में रोहतक कितना बढ़िया शहर है, हमने तो तेरी जिंदगी बना दी। तो जैसे तैसे मैं वो BMS कर गया। ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो जनरेशन कितनी क्रूरता से पेश आ रही थी मेरे साथ। जनरेशन में मेरे पिताजी, जिनकी मैं क्रिएशन हूं, जो मुझ में एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके जीवन में कोई तकलीफ ही ना आए, कि डॉक्टर बन जाएगा, मरीज होंगे सारे दिन, खूब पैसा आएगा, रैश करेगा, तो मेरे भले की सोच रहे हैं। लेकिन इस भले की सोचने में मेरा कितना नाश हो गया ये मैं कल्पना कर सकता था। अब मेरे साथी पूछते भी तुम क्या बनना चाहते थे, तुम पढ़ने लिखने में तो होशियार थे नहीं, कौन से तीर मार लेते तुम? तो मैंने कहा मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छा नहीं था, लेकिन मैं ह्यूमैनिटीज में मेरा इंटरेस्ट था। अगर मुझे उस समय +2 करने के बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो मेरा सपना था, वहां भेज देते, जिसे ईस्ट का क्या कहते हैं, हार्वर्ड कहते हैं, ऑक्सफोर्ड कहते हैं, तो वह दो संभावनाएं, या तो मैं लिटरेचर में कुछ कर जाऊंगा बड़ी चीज, या हो सकता है सिविल सर्विस में किसी अटेम्प्ट में बैठूंगा, IAS ना तो प्रोविंशियल सर्विसेज में आ जाऊंगा, या तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं नेता बन जाऊंगा। इलाहाबाद की धरती में वो कीटाणु है नेता बनने के, या हो सकता है गुंडा भी बन जाऊंगा अच्छा खासा। मतलब पूरा क्षितिज खुला हुआ था कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उस जो क्रूरता मेरे साथ हुई उसका नतीजा ये हुआ कि मैं रोहतक में 6 साल के लिए सेट हो गया। अब एक उपद्रवी एलिमेंट है, अब अपने आप से आप करना शायद उतने प्रगतिशील ना भी हो आप। मेरा यहाँ थोड़ी सी बहुत नितांत व्यक्तिगत बात कर रहा हूं मैं, उसको अन्यथा ना ले। मेरा यहाँ प्रेम हो गया, लव अफेयर 80s में, हालांकि उससे पहले भी लोग करते थे, 50s में भी कोई बड़ी बात नहीं, पर रेयर घटना थी, रेयर थी, रहती नहीं थी 80s में। और हमारे परिवार के लोगों को जब पता चला कि इस बीमारी से ग्रस्त है, तो उन्हें ये कि हमारे यहाँ प्रेम, अरे 70 पीढ़ियां होगी, आज तक किसी ने प्रेम के बारे में नहीं सोचा, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, प्रेम कहां से आ गया बीच में? हमने कहा जी आ गया तो आ गया, अब क्या करा जाए इसका? बोले हम तो नहीं होने देंगे। तो पूरा फ्यूडल माइंड सेट, पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार तमाम सबने अपनी बंदूकें निकाल ली और सारी आलोचनाएं मेरे ऊपर कि बहुत ही निकम्मा लड़का है, संस्कारहीन है, चरित्रहीन है, और प्रेम जैसी चीज में फंस गया, और हमारे खानदान का नाम ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने पता नहीं कौन सा नेहरू खानदान हो गया भाई। हम तो ये मान के चलते थे ठीक ठाक आदमी, खानदान का पृष्ठभूमि का बोझ लाद नहीं रखा था अपने कंधे पे, और प्रेम करते हुए चीजें देखी नहीं जाती। अब मैं उससे कैसे कहूं कि तुम जिस भावी खानदान की बहू होने जा रही हो उसका सीधा संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। खैर 7 साल तक हमारा अफेयर चला, और 7 साल में सबसे पहली क्रूरता हमारे साथ ये हुई जब पता चला कि उन्होंने हमारे मनी ऑर्डर बंद कर दिए। 250-300 रुपए में हमारी जिंदगी चल जाती थी, वो भी बंद कर दिए। दूसरा, उन्होंने जो हम गांव से घी के डिब्बे लाते थे ना या तड़के लगवाते थे, वो भी बंद कर दिए। अब वो आदत नहीं थी बिना घी के खाना खाने की, तड़के भी बंद हो गए, पैसे भी आने बंद हो गए। लेकिन फिल्मों का प्रभाव इतना था, राजेश खन्ना के दौर से हम आशिक हुए थे राजेश खन्ना के, तो लगता है जैसे 3 घंटे की फिल्म में सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और हीरो जो है वो पर एक संकल्प के साथ चलता है और इतनी तरक्की कर जाता है 1-1.5 घंटे के अंदर कि फिर वो नायिका के बाप से आके मिलता है कि अब बताओ, है ना। तो वो रोमानियत छाई हुई थी दिमाग पे। ये पता नहीं था कि ये सारी चीजें जब धरातल पर आएंगी तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो पहली परीक्षा थी इस जनरेशन की कि जो वो अत्याचार मेरे घर वाले कर रहे थे उससे मेरा साबका पड़ा। लेकिन जैसे तैसे मित्रों के सहयोग से, क्योंकि मित्र ऐसे में बड़े काम आते हैं,
उन्हें लगता है कम से कम साला ये बर्बाद हो जाए, हमारा तो जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने जैसे हमारी तो वो BMS की डिग्री हमारी करा दी, और 6-7 महीने बाद स्थिति सामान्य हुई। मैं अपनी धर्मपत्नी जी को वहां ले गया। इस बीच में मेरे को लोग क्या सलाह देते थे, यार ठीक है आप जवान हो, बाहर पढ़ने गए हो जाती हैं गलतियां, बड़े घर के बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उसने की थी, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि आपने मांस खाया तो वो हड्डी आप गले में ही डालेंगे। ये तर्क मैं अपने उन लोगों से सुनता था जिसमें मेरे पिताजी शामिल थे, मेरे बड़े भाई शामिल थे। अब देखिए क्या वैचारिक क्रांति हो रही है कि उनके लिए किसी एक लड़की का ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसका नाम हमारे बेटे से जुड़ा है और वो उसके साथ अपना जीवन यापन करना चाह रहा है, साथ रहना चाह रहा है, ये कोई मैटर नहीं कर रहा हूं। केवल इस बात की जिद है कि हमारा परिवार, हमारी प्रतिष्ठा धूल मिल जाएगी। खैर मैंने उनके परिवार की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। ठीक, तो मैं जिस विचारधारा के साथ पैदा हो रहा था, मैंने डॉक्टर लोहिया को बहुत पढ़ा अपने किशोरावस्था में। वो कहते थे जाति तोड़ो, अंग्रेजी छोड़ो, है ना, और इस तरीके की चीजें थी। वो एक प्रभाव था दिमाग पे, आज की तरह नहीं, आजकल तो कोई फर्क नहीं पड़ता आइडियोलॉजी वगैरह से। तो इस बिंदु पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तब जिंदगी प्रभावित होती थी विचारों से और पीढ़ी अंतराल बनता था विचार से। अभी 100-150 साल पहले 3 बहुत बड़े लोग पैदा हुए, जिसमें डार्विन थे, कार्ल मार्क्स थे और फ्राइड थे, जिन्होंने सारी जो आपकी स्थापित मान्यताएं हैं समाज की, जो युगों से चलती आ रही थी, उन सबको उखाड़ के फेंक दिया। जब डार्विन बोला कि आदमी जो है वो ओरिजिन उसका स्पीसीज के थ्रू होता है, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में होता है, म्यूटेशन होता है, तमाम चीजें होती हैं, तो पूरे यूरोप में हलचल मच गई। क्योंकि यूरोप के लोगों को यह भरोसा था कि आदमी बाइबल के अकॉर्डिंग 1 हफ्ते में धरती पे आ गया। अब डार्विन प्रयोग करके सिद्ध कर रहे हैं उनको कि ऐसा नहीं हुआ। तो विक्टोरियन फेथ क्राइसिस जिसको बोलते हैं, उस एरा में ये खड़ा हो गया सबसे बड़ा कि यार ये आदमी ऐसी बात कह रहा है और ये सच है, ये फैक्ट है। और हम जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं धर्म के माध्यम से, वो इंटरप्रिटेशन जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ का कदे गलत है। अब उन दोनों के बीच में टकराव हुआ आपस में। तो पश्चिम की मैं इसलिए कई बार तारीफ करता हूं कि वहां के लोग क्रिश्चियंस होते हुए भी डार्विन का उन्होंने अनादर नहीं किया। डार्विन की थ्योरी भी अडॉप्ट की और क्रिश्चियनिटी को भी अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से एक मार्क्स का तो आपको पता है कि 1917 की क्रांति ने सारी दुनिया को बदल कर रख दिया था। और यही फ्राइड ने जब मन की गुत्थियां सुलझाई सारी की सारी, तो जो हमारी धारणाएं थी पूर्व में व्याप्त पहली पीढ़ियों में, उन सब का भी उन्मूलन हो गया। तो एक तरीके से बहुत कुछ वैज्ञानिक चेहरा सामने आ गया। वैज्ञानिक का मीन्स वो रैशनल भी था, वो मौलिक भी था, वो प्रमाणिक भी था, उसको लेबोरेटरी में सत्य सिद्ध किया जा सकता था। अब यहां से जनरेशन का गैप शुरू होता है बड़े भयंकर पैमाने पे, क्योंकि एक पीढ़ी वो है जो सत्य को स्वीकार करने के मूड में नहीं है, और दूसरी पीढ़ी ये कह रही है कि ये चूंकि विज्ञान है और प्रमाणित हो चुका है, इसलिए हम इसको एडॉप्ट करेंगे। तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इन 3 लोगों ने सारी की सारी विचारधारा को बदल के रख दिया। तो उससे एक पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत हुई। दूसरी बड़ी जो इवेंट होती हैं वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके सेकेंड वर्ल्ड वार तक, और बीच में जो अमेरिका का वैश्विक महामंदी है, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम। इस पूरे इतिहास को अगर आप पढ़ लेंगे, और मैं तो कहूंगा कि आप जो पत्रकारिता के छात्र हैं, पत्रकारिता के टूल्स से ज्यादा इतिहास को समझने की कोशिश करें कि दुनिया किस तरीके से बदली है और हिंदुस्तान या हमारे समाज उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से बदल रहा है। तो आप जब उसको, इन 3 लोगों ने सारी की सारी संरचना को दुनिया की बदल के डाल दिया, और उससे जो उथल पुथल हुई सारी की सारी, वो पूरे विश्व में दिखाई दी। मार्क्स की उथल पुथल तो आज तक हम देख रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने कहा कैपिटलिज्म के खिलाफ, और ये दोनों थियरीज आपस में, कैपिटलिज्म और ये सारी की सारी, लड़ती रही। वैश्विक महामंदी जब आई, यू नो वेरी वेल कि 1910 में ब्रिटेन सबसे बड़ी पावर थी, और उसके बाद में ये रुतबा चला गया अमेरिका के पास में।
और यूनिपोलर सुपर पावर बन गई थी अमेरिका, तो उसके बाद यूएसएसआर वगैरह आए, जापान जर्मनी ने भी बड़ा वो किया। अब चीजें कैसे बदल रही हैं, अब साइंस और टेक्नोलॉजी बदल रही है जीवन को, और कोई चीज नहीं बदल रही। और वो परिवर्तन जितनी अच्छी तरीके से वेलकम हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि उनका टेम्परामेंट साइंटिफिक है, वो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहे। तो हमारे यहाँ एक जनरेशन आज भी आपको ऐसी मिलेगी जब आप कहेंगे जी टेलीविजन, बोले तो संजय के टाइम में था महाभारत में, वो जी प्लास्टिक सर्जरी होगी, इट इज ऑलरेडी देयर, हमने की है पहले। कोई भी इन्वेंशन आप बता दो इस धरती पे, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बता दो, वो किसी न किसी व्यास ने, वशिष्ठ ने बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले कर रखा है। चलो आप इस खुशफहमी में रहनी चाहते हो, वो वाली जनरेशन, कि ऐसा सब कुछ हमारा पहले हो चुका है, लेकिन धरातल पे तो प्रयोग के रूप में तो अभी सामने आया ना। लेकिन ये क्रेडिट भी हम वेस्टर्न कल्चर को या वेस्टर्न वर्ल्ड को या साइंस को देने के लिए तैयार नहीं है। उसका नतीजा क्या है कि उन लोगों ने हमारे बारे में गंभीरता से सोचना छोड़ दिया, और हमारी एक पीढ़ी जिसने अपने आप को आईटी में प्रूव किया और हमारे टैलेंट को किया, ये चीजें कहीं नहीं जाती। उन्होंने शायद अपने अंदर ये सोचा होगा कि इनको बुला लो, ये हिंदुस्तान में काम के लोग हैं, चाहे वो आईटी के फील्ड में हो, मैनेजमेंट में हो, मेडिकल साइंस में हो या किसी और साइंस में हो। और आप देख रहे हैं ब्रेन ड्रेन किस तरीके से चल रहा है। एक तरह का ब्रेन ड्रेन तो ये है, और दूसरा ये जो रोजगार के अवसर तलाशने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। तो ये जो सो कॉल्ड हमारा ट्रेडिशनल या परंपरागत समाज था, इसमें भी इस समय जबरदस्त चर्निंग चल रही है। विदेश जाने का जितना क्रेज हो रहा है, हरियाणा में तो खास तौर से ये हो रहा। अब इस पीढ़ी को भी, जिनके बच्चे जा रहे हैं वहां और वहां से डॉलर्स भेज रहे हैं, पैसा आ रहा है, पाउंड आ रहा है, यहां बैठे माता पिता को ये चिंता है, जो गांधी को भी चिंता थी और उनकी माता ने व्रत लिया था, बेटा ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। यहां भी एक तरीके से वही सारी चीजें हैं। उनसे आशा ये की जा रही है कि बेटा आप जा रहे हो, ठीक है, पैसा वैसा खूब कमाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां कोई मेम को अपनी जिंदगी में मत ले आना, कोई विदेशी लड़की से प्रेम मत करना, वहां अगर आप शाकाहारी हो तो मांस के बारे में सोचना भी नहीं है आपको रत्ती भर भी। मतलब आप बिल्कुल 100% शुद्ध वहां रहना उस पूरे माहौल में। ये तुम्हारी मजबूरी है कि वहां सांस तो लेना पड़ेगा, इसलिए हवा तो अंदर वाली जाएगी वहां वाली, लेकिन आ जाना। ये जो जनरेशन गैप, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी सारी बातों में जो चल रहा है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप नौजवान लोगों की बातें सुनोगे तो वो कोशिश करते हैं कि मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी, मेरे परिवार के लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लें। और अगर वो नहीं समझना चाहते तो एक दो बार के बाद कोई ट्राई नहीं करता, वो कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये इतने स्टैग्नेंट माइंड हैं कि इनके दिमाग में कोई नई चीज जा ही नहीं सकती और इनको समझाने का कोई फायदा नहीं। एक तरीके से ये रिजेक्शन है उस जनरेशन का। मुझे यहां तकलीफ होती है क्योंकि मैं उस जनरेशन का पार्ट हूं, कि मेरा बच्चा अगर मुझे ये रिजेक्ट इसलिए कर दे कि पापा तो समझ ही नहीं सकते कि मैं किस लेवल पर सोच रहा हूं, तो ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं अपनी सोच को बदलूं। जरूरी है कि मैं सारे प्रीजुडिसेस हटा के, अपनी दिमागी गंदगी बाहर निकाल के अपने बच्चे को समझने की कोशिश करूं। और उसकी कुछ आदतें जिनसे मुझे इरिटेशन है, क्या इरिटेशन है कि मेरी तरह वो 4 बजे नहीं उठता, देर तक सोता रहता है, रात को 11-12 बजे सोता है। यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सोने दो, तुमने कौन से तीर मार लिए 4 बजे उठ के, तुमने कौन से क्रांति कर दी? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, उठ जाएगा, 8 बजे उठ जाएगा। तो जब हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे उनके लाइफ के प्रति, या आप उसको समझाओ ना, कन्विंस करो लॉजिकली कि 4 बजे उठना शुरू कर दे, पिताजी से प्रेरणा लेके कि कल से पापा की तरह मैं भी उठूंगा। लेकिन पापा तो कुछ कर ही नहीं रहे, पापा तो बोझ बने हुए हैं एक्चुअल में, तो वो बेटा प्रेरणा कहां से लेगा? तो नई जनरेशन को हम आउटराइटली रिजेक्ट ना करें, उनको खारिज ना करें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनके व्यवहार को समझें और उसके अकॉर्डिंग चेंज करें, तब तो वो शांति से रह सकते हैं। अदरवाइज तो इस जनरेशन के पास इतना टाइम नहीं है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स इतने ज्यादा हैं कि वो 2 मिनट की रील देखना पसंद करते हैं। हम सब लोग कहते हैं धर्मेंद्र जी से हमसे कि छोटी वीडियो बनाओ। अब किसी ने वो रील का पार्ट देख लिया, फिर मेरे से कंप्लेंट की कि आपने तो वो चीज तो छोड़ ही दी इसमें। मैंने आपने वो देखा, आप हमें जो वीडियो बना रहे हैं 15 मिनट की, उसमें भी आपको तकलीफ है।
हमने उसको 2 मिनट में छांटा, तो अब आप सवाल उठा रहे हो कि साहब ये चीज रहेगी और वो रहेगी। ये इस जनरेशन की प्रॉब्लम है, ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो वो जब वो कहते हैं हम टू द पॉइंट बात करो, इधर उधर की चीजें मत करो। ज्यादा लंबी तकरीर करोगे ना, कल सुनीत बता रहे थे, सोक्रेटिस का उदाहरण दे रहे थे आप कि सुकरात को उसकी बीवी ने जहर दे दिया और उसने पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ, बोले बहुत लंबी तकरीर करता था, वो भाषण बहुत देता था, तो ये जहर पता नहीं कौन दे दे, है ना। ज्यादा बोलोगे तो बीवी अगर जहर दे भी दे देगी तो उसके पास एग्जाम्पल है सोक्रेटिस की। कुल मिला के लब लुभाव ये है कि आज की पीढ़ी को हम समझें और उनकी बहुत सारी अच्छी चीजों को हम खुद अडॉप्ट करने तो ज्यादा बेहतर है। वो बूढ़े जो बच्चों को डांट रहे हैं कि व्हाट्सएप पे लगा रहता है सारे दिन, वो खुद भी नहीं छोड़ रहा है, और वो नहीं छोड़ रहा तो पत्नी बहुत खुश है कि बूढ़ा कम से कम घर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, उलझा हुआ है एक तरीके से। इसने तो जनरेशन गैप मिटाया है सर, है? बाप भी लगा हुआ, बेटा भी लगा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आप अडॉप्ट करो। और ये किसने कह दिया कि 60 साल, सरकार ने कहा ना 58-60 के बाद में आपका दिमाग हमारे काम का नहीं रहा, आपने भी मान लिया उस चीज को। बड़े मजे की बात है, कुछ लोग आएंगे घोड़े पे बिठा के घर छोड़ जाएंगे जी आज आपसे रिटायर हो गए और अब सारी जिंदगी पेंशन की जिंदगी करो। सिस्टम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, यू आर ऑफ नो यूज। अब घर वालों के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी कि वहां तो किसी यूज का रहा नहीं, अब यहाँ परेशानी क्रिएट करेगा। तो भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम इसका समाधान कैसे निकालो। और उसका सबसे बेहतर ये है, अगर आपने उसके अकेलेपन को खत्म करना है, एकाकीपन से अलग होना है, तो इस जनरेशन से दोस्ती कर लो, कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदे फायदे हैं। ये बहुत संस्कारी जनरेशन है, अगर ये आपके पैर नहीं छू रहे तब भी बहुत संस्कारी हैं, जो कि बदतमीजी नहीं कर रहे और मन से है जो कुछ है, वो ड्रामेबाजी नहीं कर रहे जो हम लोग करते थे। और पैर छुए नहीं होंगे किसी ने ठीक से आज तक, 3 फुट का फर्क रहता है पैर छूने में और उस एक्शन में। लेकिन आज की जनरेशन से मैं तो बहुत खुश हूं कि इनके पास सपने हैं, सपनों को पूरा करने का मादा है, और सिस्टम ने आपको तमाम चीजें दी हैं, टेक्नोलॉजी आपको एडवांस कर रही है। अगर हमारे समाज के कुछ बूढ़े या उस जनरेशन के लोग दुखी रहना चाहते हैं तो आपकी तरफ से तो पूरी छूट है। फिर भी एक निवेदन मैं कर दूंगा कि चलो और थोड़ा सा टाइम दे देना उनको, लेकिन अगर वो नहीं सुधरे तो कहानी खत्म है। और उस पर हम क्या कर सकते हैं, कोई अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं। भाई आपको तमाम चीजें चाहिए जीवन की, हर सारी सुविधाएं चाहिए, तो आप कैसे टेक्नोलॉजी से परहेज कर लोगे। अब मैं तो 65-66वां साल चल रहा है, मैं आज भी मेरे से जो 8-9 घंटे में देता हूँ इस चीजों को। पहले मुझे लाइब्रेरी आना पड़ता था, मैं गूगल पे सारी चीजें देख लेता हूँ। कोई चीज मुझे मंगानी होती, किताब कितना इजी है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से सारी सुविधाएं होगी। मेरा जीवन तो बहुत इजी कर दिया टेक्नोलॉजी ने। तो आई एम थैंकफुल टू दिस जनरेशन की लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक जो दौर आया था ना कि 17वीं शताब्दी के लास्ट में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने क्या है कि मशीन को सेंटर में ले आई और मैन को हटा दिया, और वही खतरे हो रहे हैं। ये इस जनरेशन के लोग कहते हैं सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, बेरोजगारी इस लेवल पर होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम किसी काम के नहीं रहेंगे, सबको फायर किया जाएगा, बाहर निकलो यहां से। लेकिन ये खतरे भी, इनका कोई अर्थ नहीं है। जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन होता है वो अपने हैजर्ड्स की रेमेडीज साथ ढूंढ के लाता है। समाज की सोच ये है कि आपको वो इतना खाली कर दें कि आपके पास मशीन आपका काम करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करे, और आपके पास जो जिंदगी के 8-10 घंटे बचते हैं उसमें आप ललित कलाओं का विकास करें, बहुत अच्छा सोचें, बहुत अच्छा लिखें, निर्मल वर्मा को पढ़ें, मुझे चांद चाहिए ये पढ़ें, दुनिया भर की चीजें आपके दिमाग में रोमानियत आए, आप प्रेम करें, दुनिया गुलजार हो। ये सब जो प्रेम के दुश्मन इर्द गिर्द आपके इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये सब इसके विरोधी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के। लेकिन आपने कतई चिंतित नहीं होना, अपने रास्ते पे बढ़े चलो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद आपको चीजें मेरी पसंद आ रही होंगी। धन्यवाद।